Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second lecture of the Biostatistic Lecture Series 2023, in which our today's topic will be the organizing and display of statistical data. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमने स्टेटिस्टिक इंट्रोडक्शन में हम सब ने सीखा था कि डेटा कलेक्शन से लेकर उसकी समराइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन और फिर जनरलाइजेशन वगैरह ये बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन डेटा को जब भी हम एनालाइज करते हैं तो उससे पहले हमें उसको समराइज जैसे करना पड़ता है ताकि बेहतर एनालिसिस हो सके। इसी तरीके से एनालिसिस करते वक्त हमने डेटा को मैनेज करना होता है थ्रू डिफरेंट मीन्स। अब वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर वो समराइज करके एनालिसिस की तरफ जाता है। तो ये सेकंड स्टेप है बेसिकली। और किस तरह हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं, ये जिस तरह हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया होता है उसी तरीके पे फिर हम डेटा को जो है वो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। कोई भी स्टेटिस्टिकल स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हमें जो है ना बहुत सारे वेरिएबल्स मिलते हैं और उन वेरिएबल्स को हमने जो स्टडी करना होता है तो वो हमारे पास एक ख़ास तरीके से गैदर होते हैं और उसकी डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, वो जानना चाहता है कि पिछले एक साल में कितने लोग ऐसे हैं जो कि जहरीले सांपों के काटने की वजह से जो है वो हॉस्पिटल्स आए हैं। और डिफरेंट जियोग्राफिक एरियाज़ के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से फिर वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और हेल्थ डिपार्टमेंट से डेटा लेता है। इतना बड़ा डेटा जब आ जाता है तो फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए और उससे कंक्लूजन निकालने के लिए और उसी कंक्लूजन के बेस पे जब हम इन्फ्रेंस अंदाजे लगाते हैं तो रिसर्चर जो है वो उसको ऑर्गेनाइज एक मीनिंगफुल तरीके में करता है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं डेटा के। जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है ना जो कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए इस्तेमाल होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसमें टेबल्स वगैरह बनते हैं। जब भी इस तरह का डेटा रिसर्चर ऑर्गेनाइज करता है तो वो उसको इजीली प्रेजेंट भी कर सकता है और उसकी मीनिंग्स भी निकाल सकता है। आमतौर पे हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में जो डेटा होता है वो स्टेटिस्टिकल चार्ट्स या ग्राफ के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट होता है। इन चार्ट्स के और ग्राफ्स के फिर अपने अलग अलग जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं। हम इस लेक्चर सीरीज में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। आते हैं एक मिसाल की तरफ। और मिसाल ये है कि सपोज कर लें एक रिसर्चर है, वो जानना चाहता है कि दुनिया में 50 सबसे ज़्यादा मालदार लोगों की एज मालूम की जाए। सबसे पहले उसको तो ये डेटा एक्सेस करना होगा। और सपोज कर लें फोर्ब्स मैगजीन के पास जो है ये डेटा है और उसने वहाँ से लिया, और जब डेटा ओरिजिनल फॉर्म में आया तो वो डेटा इस तरह आपको जो ये नज़र आ रहे हैं नंबर स्क्रीन पे, इस तरह के फॉर्म में उनके एजेस जो है वो उसने रिकॉर्ड किए। ये जो रॉ फॉर्म है, जो इस तरह का डेटा इनिशियल स्टेप में कलेक्ट किया जाता है जिसको अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। रॉ डेटा हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब हम रॉ डेटा को देखते हैं। रिसर्चर जो है इस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है एक ऐसे तरीके में जिससे ये आसान हो जाए, तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एक सिंपल वर्ड में जब डेटा को ऑर्गेनाइज करके आसान तरीके से एनालिसिस के लिए रेडी हो जाता है तो वो एक फ्रीक्वेंसी के बेस पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास जिसमें डेटा की क्लासेस होती हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज होती है, और हम हर रॉ डेटा जो है वो उसको पहले कैटेगरीज में क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कैटेगरी उसकी डिफाइन होती है कि ये कौन सा वेरिएबल है, तो उसके क्लासेस बनते हैं। और उन क्लास में फिर जो जो डेटा सिमिलर है वो जितने फ्रीक्वेंट तरीके से रिपीट होता है या उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है तो वो हम उसमें नोट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको हम देख लें कि एजेस के हिसाब से, तो हमें ये जो रॉ डेटा था उसमें जो सबसे छोटा नंबर मिला था वो हमें 35 मिला था। कि मतलब दुनिया में जो 50 मालदार लोग हैं उसमें से सबसे कम एज का जो है वो 35 ईयर्स का है, और सबसे ज़्यादा जिसकी एज है तो वो 90 ईयर्स की है। हमें एक रेंज
इसमें से निकालना होता है और इस रेंज में हमने फिर जो है वो क्लासेस बनानी होती है। सो ये क्लासेस सपोज कर लें हमने बनाई के 5 साल के डिफरेंस पे हर क्लास। तो यहाँ पे आपको कुछ क्लासेस नज़र आ रही है कि जिसकी एज 35 साल से ज़्यादा और 41 साल से कम हो। फिर दूसरा जो हमारे पास एक क्लास है वो 42 ईयर्स टू 48 ईयर्स है। तीसरा जो है 49 टू 55 है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आप ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे 41 पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ 42 से स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इस क्लास में वो तमाम लोग जो 35 से अबव है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर 41 रिपीट नहीं हुआ तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 41 एंड अबव जो है लोग आएंगे। सो सिमिलरली हमारे पास 35 एंड अबव लोग इस क्लास में फॉलो होंगे और इनकी एज जो है वो 41 ईयर के दिसंबर के मंथ तक जो अगर होगी तो वो इसी क्लास में फॉल करेंगे, क्योंकि दिसंबर के मंथ के बाद जनवरी आता है तो 42nd ईयर फिर शुरू हो जाएगा। सो दूसरी क्लास में जो है ना ये फिर लोअर लिमिट में हमारे पास 42 ईयर के स्टार्ट से जो है 48 ईयर्स तक के लोग आएंगे। और इनकी अगर हम इस रॉ डेटा में कैलकुलेशन करें तो हमारे पास ऐसे लोग जिनकी एज 35 से 41 ईयर्स के बीच थी वो 3 थे, 42 से 48 ईयर्स के बीच में वो भी 3 थे, इसी तरह 49 से 55 ईयर्स के बीच जो जितने लोग थे आउट ऑफ 50 वो 4 थे। सो अगर हम इन सब को कंबाइन कर ले इन नंबर्स को तो हमें पता चलेगा कि टोटल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 50 वो पूरी हो रही है। सो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है इस एग्जाम्पल की जिसमें हमें पता चला है कि हमारे पास जो है 50 लोग दुनिया के मालदार तरीन लोग लिए गए, उसमें कम से कम एज 35 ईयर्स की थी, ज़्यादा से ज़्यादा 90 की थी। और इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं जैसे हमने अभी हम पढ़ेंगे मीन का कॉन्सेप्ट, तो हमें पता चलेगा कि इन 50 लोगों में से मेजॉरिटी जो मालदार लोग थे उनकी उम्र जो है वो 55 ईयर्स से ज़्यादा थी। सो यहाँ पे तो आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंपलेस्ट वर्जन देखा। यहाँ पे इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये जो आपको स्क्रीन पे शेडेड नज़र आ रहा है तो इसमें कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा इन टेबल फॉर्म यूजिंग क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जैसे एक टेबल बनाया है, इसमें ये क्लासेस हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी और ये काउंट किया गया है, टैली की गई है। ठीक है। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि जो क्लासेस थी वो 35 टू 41 जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और इनकी क्लास लिमिट्स थी। सो डेटा वैल्यूज जैसे 35, 36, 37 टू 41 ये इसमें आएगा। इसी तरीके से ये दूसरे क्लास में इसकी क्लास लिमिट के अंदर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के अंदर अंदर जो लोगों की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उस वेरिएबल के हिसाब से तो वो उसी क्लास में फिट इन होगी। सो दो तरह के टोटल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एक कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं और एक को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इन दोनों का तरीका अभी हम पढ़ेंगे। कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस डेटा के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें हम स्पेसिफिक कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉमिनल ऑर्डिनल लेवल डेटा जो होता है हमारे पास वो हम कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई किसी पार्टी का है, किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, रिलीजियस एफिलिएशन हो गई, मेजर फील्ड ऑफ स्टडीज़ हो गई, तो ये सारी कैटेगरीज है। तो इसके लिए हमने कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है। ये एक एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टाइप्स। सो सपोज कर लें 25 आर्मी इंडक्टीज यानी ट्रेनीज हैं, उनका ब्लड ग्रुप मालूम किया गया और उनका ब्लड ग्रुप टाइप देखा गया। तो ये हमारे पास आपको रॉ डेटा नज़र आ रहा है। अब इनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि जैसे हमें पता है कि ये ए बी और ओ ग्रुप ये
चार ग्रुप्स में, कैटेगरीज में ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया गया। तो इसमें हम कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। सो इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले हमने टेबल बनाना है जिसमें ए टाइप की जो हमारे पास है, फिर बी, सी और डी। ये हमने इस तरह चार ग्रुप्स में इसको बनाया, और कॉलम में हम ये क्लासेस हैं, मतलब ये है कि कैटेगरीज हैं कि ब्लड ग्रुप की कितनी कैटेगरीज हैं, तो वो तो हमने लिख ली। फिर उनको हम टैली करेंगे कि इस रॉ डेटा में हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप कितनी बार रिपीट हुआ है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी या काउंट करेंगे और फिर यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फिर उसका परसेंटेज यानी आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ 25 मालूम करेंगे। सो हम दूसरे में इसका डेटा टैली करेंगे, काउंट करेंगे, और जो टैली आती है उसको सी कॉलम में लिखेंगे और परसेंटेज मालूम करेंगे। तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब हम फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लड ग्रुप है जिसमें 5 इंडक्टीज का ब्लड ग्रुप सिमिलर आया है, सो हम 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 20% आएगा। तो ये जो 20% है ये नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास सर्टेन ग्राफ में भी इस्तेमाल होता है जैसे पाई ग्राफ वगैरह में, सो हम इसको जो है वो कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी लिखते हैं। जैसे आपको इस टेबल का जो कंप्लीट फॉर्म है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आपने देखा कि ए ग्रुप का जो है वो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है और इधर काउंट किया गया है 5। दूसरी तरफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जब हमारे पास डेटा ज़्यादा तादाद में हो, बड़ा डेटा हो, तो उनको हम क्लासेस में और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उनकी क्लासेस जो है वो बेसिकली ग्रुप्स बनते हैं और फिर वो उनको हम स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दैट बोट बैटरीज लास्टेड इन द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल ये बैटरीज की बात की गई है कि कितने घंटे में ख़त्म होती है। सो यहाँ पे जो क्लास लिमिट बताई गई है वो आपको शो हो रही है 24 टू 30, 31 टू 30 तो ये बेसिकली उसका जो है हमारे पास है क्लासेस बनी है। अब इन क्लास बाउंड्रीज को डिफाइन करना है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास में हमने डेटा डालना है, चूंकि ये आवर्स हैं और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बैटरी ऐसी है कि वो 5 घंटे चले और कुछ मिनट भी चले, तो फॉर एग्जांपल हमने फिर उसको कौन सी क्लास में डालना है, बिकॉज उसका एक सब यूनिट भी इस यूनिट में आता है, आवर्स में सब यूनिट मिनट्स का आता है। सो हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्री स्पेसिफिकेशन में जाना पड़ता है। सो वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24 टू 30 ये एक हमारे पास डिस्क्रीट नंबर है और हमने इसको रेशो में डालना है। तो जब राउंड ऑफ वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम रेशो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इधर डेसिमल का कि 23.5 या इससे अबव जो नंबर होगा और 30.5 तक का, यानी 30.5 से ज़्यादा का इसमें काउंट नहीं होगा, तो वो हम इस क्लास में उसको काउंट करेंगे। अब देखें यहाँ पे 30.5 से शुरू हुआ और यहाँ पे 37.5, फिर ये 37.5। तो इसका मतलब ये अगर कोई कहे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जो है वो 30.5 ज़ीरो आ गई, तो वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे। सो वो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, वो उससे इतना ज़्यादा वो मसला नहीं होगा। बट द पॉइंट इज़ कि ये अगर 30.51 आ गया तो फिर आपने इसको दूसरे क्लास में ऐड करना है। सो इस तरीके से ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बनती है। इसमें फिर हम टैली करते हैं और फ्रीक्वेंसी वो करते हैं। जो हमारे पास ये लोअर साइड नंबर होता है इसको हम लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री कहते हैं, और जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम अपर लिमिट या अपर बाउंड्री कहते हैं। सो यहाँ पे एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है क्लास वेड्थ का, कि क्लास जो है उसका वेड्थ कितना है, मैक्सिमम कितने जो है हमारे पास इसमें से जो एक जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम देखना चाहते हैं कि 24 से 31 तक, ठीक है, या ये इसमें आपको दिख रहा है। तो सपोज कर लें 24 से 31, वहाँ 30 लिखा है, ये एक दूसरा एग्जांपल है कि 24 से 31 तक एक डिस्क्रीट नंबर में हमारे पास ये क्लास वेड्थ है।
तो हमने क्या करना है कि अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करनी है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट में ये आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल होल नंबर है, तो इसमें हमारे पास ये इसका 7 आ गया। सो सिमिलरली जब हम उसकी बात करते हैं डिसिमल्स में, तो डिसिमल में भी हम जो है फिर वो जब हमारे पास वो डिसिमल में क्लासेस डिफाइन हो जाती है बाउंड्रीज, तो हम अपर क्लास से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करते हैं और वो भी हमारे पास सेम ही आ जाता है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस और उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करने की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लें आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास 50 सूबों में, स्टेट्स में जो है वो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में वो दिया गया है। और यहाँ पे है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेटा यूजिंग 7 क्लासेस। हमने इसके 7 जो है वो क्लासेस बनानी है। तो ये आपके पास रॉ डेटा है। इसके स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले हमने क्लासेस को डिटरमाइन करना है कि कितने क्लासेस हमने बनाने हैं, तो फिर उस क्लास का विड्थ जो है वो क्या होगा। तो इसमें एक चीज़ यह है कि हमने हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर मालूम करना है इस रॉ डेटा में। तो हाईएस्ट हमारे पास 134 है और लोवेस्ट जो है वो 100 है। फिर हमने इसका रेंज मालूम करना है। रेंज का फार्मूला हाईएस्ट वैल्यू से जब हम लोवेस्ट वैल्यू माइनस करते हैं तो ये हमारे पास रेंज आता है। तो 134 से जब हम 100 जो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू आई थी उसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास रेंज 34 आ जाता है। सो सपोज कर लें यहाँ पे सवाल भी हुआ है कि हम क्लासेस 7 क्लासेस डिफाइन करें। आमतौर पे 5 से लेकर 20 क्लासेस में एक डेटा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो हमने 7 चूज़ किया। अब हमने इसका रेंज उठाया 34 और नंबर ऑफ क्लासेस जो हमारा डिजायर्ड है वो 7 है, उस पर डिवाइड किया तो हमारे पास 4.9 आ गया। नाउ इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं और उसको हम 5 बना लेते हैं, क्योंकि हम जब राउंड ऑफ कर लेंगे तो यह ईजी रहेगा। सो फिर क्या होता है कि हम इसको जो है डेटा को टैली करेंगे सिंपल, और फिर इसमें जो है वो न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसीज जो टैली हुई होती है उसको हम लिखेंगे। सो इस तरह का एक टेबल फॉर एग्जांपल हमने बना लिया जिसमें क्लास लिमिट बताई गई। हमारे पास छोटा नंबर 100 था और बड़ा 134 था, और हमने 5 का वो रखना था। तो 100 से लेकर 104 तक, यानी 99.5 एंड अबव से लेकर 104.5 एंड बिलो, इसके बीच जो भी नंबर आएंगे, जितने भी नंबर आएंगे वो हम इस क्लास में लिखेंगे। अब 100 इसमें काउंट है, तो 100, 101, 102, 103 एंड 104, ये 5 नंबर हो गए। तो ये क्लास विड्थ हो गई इसकी, जो हमारे पास वहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी। तो इस रॉ डेटा में हमारे पास टोटल वो नंबर जो इस क्लास में फॉल हो रहे हैं उनकी तादाद 2 है, और वो नंबर जो दूसरे क्लास में फॉलो हो रहे हैं उनकी तादाद 8 है। सो इस तरीके से हमने ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बना ली। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम किसी स्पेसिफिक डेटा वैल्यू को लेके उसका रेफरेंस पॉइंट बनाएं और उससे हम कहें कि इससे ज़्यादा या इससे कम, लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू, ठीक है। सो स्पेसिफिक वैल्यू को रेफरेंस बना के जब हम उससे बाकी पहले वाले डेटा या बाद के आने वाले डेटा के बेस पे बात करें तो वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम कैलकुलेट करें तो पहला क्लास था 99.5 से लेकर 104.5 तक। तो अगर हम उस रॉ डेटा में देखें और हम कहें कि लेस देन 99.5 कितने नंबर थे, तो वो 0 थे। और अगर हम कहें कि लेस देन 104.5 कितने नंबर थे, तो हमने उस क्लास में देखा था हमारे पास 2 नंबर है। और हमारे पास 109.5 से कम कितने नंबर है, तो वो हमारे पास 10 थे। सो इस तरह हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो। सो इसको हम जो है बिल्कुल सिंपली एक इसकी समरी पढ़ लेते हैं, और वो ये है कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका पहला स्टेप ये है कि हमने क्लासेस मालूम करनी है। क्लासेस के लिए हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज़ मालूम करनी है ताकि हम रेंज मालूम करें, क्योंकि रेंज का फार्मूला ये है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट को माइनस किया जाए। फिर हमने कितने क्लासेस में इसको हमारा डेटा है जो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो वो हमने चूज़ करना है। मैंने बताया कि 5 से 20 के दरमियान का नंबर होता है, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, और उस पे हम जो है वो रेंज की जो वैल्यू होती है उस पे उन नंबर ऑफ क्लासेस को डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा क्लास वेड्थ बता देता है कि हर क्लास में इतना जो है वो वेड्थ होगा। तो उसमें हम लोअर एंड अपर लिमिट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। लोअर वैल्यू जो है वो जो रॉ डेटा में सबसे कम वैल्यू होती है, तो पहले क्लास में सबसे पहली वैल्यू लोअर लिमिट की वहाँ से शुरू होती है, और आखिरी क्लास में जो हमारे पास रॉ डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास उसकी अपर लिमिट होती है। और इस तरीके से हम फिर डेटा को टैली करते हैं और उन हर क्लास में उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखते जाते हैं।